हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं त्रिगुप्ता। आज बात करूंगा 1 मार्च 2025 की द हिंदू न्यूज एनालिसिस की डेली करंट अफेयर्स की। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हमारी है। आज की हमारी जो पहली खबर है, हैरात पोस्ते। अब ये हैरात पोस्ते कहां पर मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है, कश्मीरी पंडित इससे कैसे संबंधित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस पर इतना क्यों अभी हाल ही में चर्चा की गई, इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरी हमारी खबर होगी न्यूकुम युलोत्सव। अब न्यूकुम युलोत्सव किस राज्य में मनाया गया, क्यों मनाया गया, इसके पीछे वजह क्या है, इसको समझेंगे। विक्टोरिया झील के रंग में बदलाव हो रहा है। अब पूरे विश्व में ये चर्चा में आ चुकी है कि विक्टोरिया झील का रंग क्यों बदल रहा है, इसको समझेंगे। अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीजा को जारी किया है, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए लाभदायक है, भारत के लिए हानिकारक है, इसको देखेंगे। और आज की फिर हमारी अंतिम करंट अफेयर्स होगी पेट्रिफिकेशन। अब ये पेट्रिफिकेशन क्या होता है और पुरानी चीजों से ये कैसे संबंधित है, इसके बारे में हम एक एक करके समझने वाले। तो आज की जो हमारी 5 खबरें हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहली करंट अफेयर से। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। साथ में हमारी मल्टीपल सीरीज चल रही है, जैसे यूपी के पीसीएस का आरओ यूपी के आरओ के लिए हमने सीरीज चालू की है और यूपी पीएससी के लिए भी हमने सीरीज चालू की है। दोनों सीरीज चालू है, जाकर आप लोग देख भी सकते हो। आज की हमारी करंट अफेयर्स की बात करेंगे हैरात पोस्ते। हैरात पोस्ते किस राज्य से संबंधित है, तो यह सबसे पहले तो हैरात पोस्ते की बात करें तो यह कश्मीर राज्य से संबंधित है। किससे, कश्मीर राज्य से संबंधित है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे उन पंडितों से यह ज्यादातर संबंधित है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पूजा किसकी की जाती है, तो भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती की यहाँ पर पूजा की जाती है ना। शिव और पार्वती की क्यों की जाती है, जिस तरीके से उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आपका राजस्थान इत्यादि राज्यों में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसी तरीके से यहां पर आपका क्या मनाया जाता है, हैरात पोस्ती मनाई जाती है। चलो खैर हम एक एक करके चीजों को समझे। सबसे पहले बात समझे तो भारत के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कश्मीरी पंडितों को उनके सबसे बड़े त्योहार हैरात पर शुभकामनाएं दी। और कहां पर शुभकामनाएं दी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जैसे पूर्व में ट्विटर कहते थे, उस ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा है हैरात पोस्ते कश्मीरी पंडित भाइयों को जीवंत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इस पर उन सभी के लिए सद्भाव, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की मैं कामना करता हूं। तो उन्होंने ट्विटर पर जाकर ये शुभकामनाएं दी। अब आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री शुभकामनाएं दे रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। हैरात क्या है, अब हैरात का जिसे कहते हैं हर रात्रि, क्या कहते हैं, हर रात्रि, या फिर इसको शिवरात्रि के रूप में भी कह सकते हो। यह कश्मीरी पंडितों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है। इसे कब मनाया जाता है, वैसे तो इसे आमतौर पर फरवरी मार्च के महीने के दौरान मनाया जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाए कि हिंदी कैलेंडर के मासिक के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में मनाया जाता है। इस पर्व पर क्या होता है, भगवान शंकर एवं पार्वती को मिलन जो हुआ था उसके प्रतीक के रूप में हैरात पोस्ते त्योहार को मनाया जाता है। तो जिस तरीके से उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों में शिवरात्रि मनाते हैं, उसी तरीके से कश्मीर में जो आपके कश्मीरी भाई पंडित हैं वो आपके हैरात पोस्ते त्योहार मनाते हैं और ये भी भगवान शंकर और पार्वती के मिलन के अवसर पर मनाते हैं। समझते हैं, जब कश्मीरी पंडित अब विस्थापन हो चुके लेकिन यह परंपरा आज भी कायम है, वो कैसे, तो उसको समझते हैं। वर्ष 1990 का समय था। 1990 के समय में कश्मीर में बड़े पैमाने पर पलायन करने के बावजूद वहां के कुछ कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखा और हैरात को पर्व को पूरी श्रद्धा से वह मनाते रहे। यह पर्व आज भी कश्मीरी पंडित समुदाय की सांस्कृतिक विरासत एवं उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक बना हुआ है। आपको पता होगा एक कश्मीर का 1990 का जो समय है कश्मीरी पंडितों के पलायन का रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। हालांकि अगर आप लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस बनी है, आप सर्च करके देख सकते हो या फिर गूगल पे भी सर्च करके आप पूछ सकते हो, वो बता देगा आपको। तो एक बहुत अच्छी आपकी एक तरीके से एक नॉलेजेबल चीज है, आप जरूर देखिएगा, इंपोर्टेंट है। खैर, हैरात पूजा का महत्व और परंपराएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हैरात पर्व पर क्या है, जो कश्मीरी पंडित है वो परिवार है, शिव और पार्वती अन्य देवी देवताओं की वहां पर पूजा करते हैं इस उत्सव पर। साथ में इस अवसर पर पारंपरिक जो व्यंजन होते हैं, मतलब कि भोग लगाया जाता है और पूरे परिवार के साथ मिलकर व्रत उपवास रखा जाता है और फिर उस शाम को वह भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें अलग से कुछ किया जाता है। सेम वैसे ही होता है जैसे कि अपन उत्तर प्रदेश, बिहार में शिवरात्रि मनाते हैं, है ना। पूरे दिन भगवान शंकर और पार्वती के लिए मिलन के रूप में व्रत उपवास रखते हैं पूरा परिवार। उसी तरीके से वहां पर बस नाम अलग है, वहां पर हैरात पोस्ते नाम क्या है और यह कश्मीरी पंडितों से संबंधित, इसलिए ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करें खीर भवानी मंदिर। अब आपको पता होगा खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र का विषय बना हुआ है।
है ना। और खीर भवानी मंदिर में एक बात कही जाती है, ये जो आपको जल दिख रहा है ना, ये आसपास जल भरा हुआ है, इस जल में एक खास बात है, जब भी कश्मीर में कुछ दुर्घटना घटित होने वाली होती है तो इस खीर भवानी मंदिर का जो जल है वो काला पड़ जाता है, और जब काला पड़ जाता है तो वहां के लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अब इस जगह पर दुर्घटना या कोई भी ऐसी आपदा आने वाली है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस मंदिर की खास बात ये भी है। खैर, खीर भवानी मंदिर की बात करें, कश्मीरी पंडितों की आस्था का जो विषय है, कश्मीरी पंडितों की मान्यता के अनुसार उनकी जो कुल देवी है वह प्रसिद्ध मंदिर खीर भवानी मंदिर है, जो कि ज्येष्ठ माह की अष्टमी को यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में दुर्गा देवी को खीर भोग अर्पित होता है, जिससे नाम इसका खीर भवानी पड़ गया है। तो यहाँ पर देवी जी है दुर्गा, उनको खीर का भोग लगता है, उस खीर भोग के नाम पर ही खीर भवानी मंदिर का नाम पड़ गया। स्थानीय लोग इस मंदिर में महाराज्ञा देवी, राज्ञा देवी, रजनी देवी और राज्ञा भवानी मंदिर के नाम से भी बुलाते हैं। मतलब कि अब सीधी सी बात है, 100 मुंह 100 बातें। तो उसी तरीके से क्या है कि अलग अलग लोग अपनी अलग अलग आस्था से अलग अलग मंदिर को नामों दिए गए हैं। जैसे घर में ए व्यक्ति का नाम है कुछ चिंटू, और लोग घर में 5 सदस्य तो कोई चिंटू बुलाता है, कोई मोंटू बुलाता है, कोई छोटू बुलाता है, कोई कुछ। तो इस तरीके से भी मंदिर है, वहां पर लोग हैं जिनकी जैसी आस्था है वो अपने नाम उस तरफ से रख दी। लेकिन कुछ इसका जो महत्वपूर्ण नाम है वो खीर भवानी मंदिर के नाम से है प्रसिद्ध है। हैरात केवल त्योहार ही नहीं बल्कि पहचान का प्रतीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। हैरात जो है वो एक केवल त्योहार ही नहीं है बल्कि पहचान का प्रतीक के रूप में, क्योंकि हैरात केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, कश्मीरी पंडित के लिए संस्कृति, परंपरा और धार्मिक अस्मिता का यह प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह पर्व न केवल सेव और भक्ति बल्कि आध्यात्मिकता का संदेश भी देता है, बल्कि समुदाय की एकता, अटूट आस्था को भी दर्शाता है। आप सोचो, कश्मीरी पंडितों ने वहां पर पलायन किया, इस पलायन करने के बाद भी आज भी वहां की धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। देश विदेश में बसे जो कश्मीरी पंडित हैं आज भी पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ जो आपका हैरात त्योहार है वो मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते हो त्योहार है, बल्कि एक पहचान के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। सोचो, जिस कश्मीरी पंडित में, मान लो कश्मीर में नहीं रहते हैं आप, वो अमेरिका में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, तब भी इस दिन को वो बहुत अपने श्रद्धा भाव से मनाते हैं। तो ये प्रतीक है, पहचान के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। ये हमारी आज की पहली करंट अफेयर्स थी हैरात, तो उसमें ने डिटेल से बात किया है। दूसरी बात करने से पहले हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप। आप यूपी आरओ की अगर तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम आने वाला है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज पर जाके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 250 टेस्ट के साथ हमने टेस्ट बना चुके हैं। यहाँ पर आपको PYQ, करंट अफेयर्स, जीएस, हिंदी सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, एक बार जाके विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर सर्च कर सकते हो नट लर्निंग ऐप, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आज की हमारी दूसरी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, न्योकुम युलोत्सव। अब ये व्यक्ति कौन है? अगर आप इन व्यक्ति को समझते हो तो आप समझ जाओगे कि ये जो इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को अगर आप जानते हो तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्योकुम युलोत्सव की बात करें कहां पर मनाया गया, तो उपराष्ट्रपति हैं ये, और इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़ है। इन्होंने 26 फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश में कामले जिले के बुआ शिमला में आयोजित पहले संयुक्त मेगा न्योकुम युलोत्सव में भाग लिया और उसे संबोधित किया। तो आप लोग क्या समझे? पहली बात तो ये समझो, न्योकुम युलोत्सव कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। इसमें शामिल कौन हुए हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए हैं, और यह पहला संयुक्त मेला है, इसलिए इंपोर्टेंट है। इस उत्सव के दौरान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली जो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है कबाक यानो, उनको सम्मानित भी किया गया है। समझ रहे हो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है अरुणाचल प्रदेश की महिला है, पहली महिला है कबाक यानो, इनको वहां पर सम्मानित भी किया गया है। न्योकुम युलो उत्सव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति के द्वारा एक कृषि त्योहार है। तो अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ नीसी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में रहती है, तो अब आप क्या कहोगे? यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है, और ये न्योकुम युलो उत्सव इसी जनजाति से संबंधित है। क्यों? इसकी समृद्धि में देवी न्योकुम की पूजा की जाती है। न्योकुम शब्द किससे? न्योक और कुम से मिलकर बना हुआ है। कौन? न्योक और कुम से मिलकर। न्योक का अर्थ क्या होता है? भूमि, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। कुम का अर्थ होता है सामूहिकता या एकजुटता। समझ रहे हो? तो मतलब कि पृथ्वी में सामूहिकता एकजुटता के रूप में ये त्योहार को मनाया जाता है। नीसी जनजाति के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है, और नीसी जनजाति इस पूरे टॉपिक में इंपोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आ सकती है कि नीसी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है, कौन से त्योहार से जुड़ी हुई है, तो आपको न्योकुम युलो उत्सव से जुड़ी हुई है। नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर हम नीसी जनजाति की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, नीसी जनजाति को एग्जाम में आ सकता है। नीसी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों में पाई जाती है। इसमें क्रा दादी,
कुरंग कुमे, पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग, पापुम पारे, निचला सुबनसिरी, ऊपरी सुबनसिरी इत्यादि जिले हैं। मतलब ये जिले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जिलों में ये आपकी नीसी जनजाति जो है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, न्योकुम यूलो उत्सव की जनजाति संबंधित है आदिवासी, नीसी जनजाति, बोडो जनजाति, गारो जनजाति। इसका आंसर आपको कहां देना है? कमेंट में देना है। ध्यान रखिएगा, कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, जरूर दीजिएगा। हमारी तीसरी कंफ्रेंस बात करते हैं विक्टोरिया झील के रंग में बदलाव। अब ये विक्टोरिया झील के रंग में बदलाव, अब आप कह रहे होगे सर जो आपने फोटो लगाई है उसमें तो मुझे चेंज नहीं दिख रहा है कुछ। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो विक्टोरिया झील आपको यहाँ पर जो दिख रही है, इसका रंग जो है वो ग्रीन ग्रीन हरा हरा होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, आप इस फोटो में देख सकते हो, है ना। इस फोटो में देख सकते हो हल्की हल्की ग्रीन दिख रही है। लेकिन मैं आगे बात करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे मोटिवेशन दे सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, मेरे दूसरे चैनल पे यूपी आरओ की हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। किसकी लगा रहे हैं? संस्कृति आईएएस की लगा रहे हैं, जीएस वर्ल्ड की लगा रहे हैं। तो आप जाके भी देख भी सकते हो। खैर, चैनल पे सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। विक्टोरिया झील की बात करते हैं, रंग में बदलाव क्यों हो रहा है? वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जहरीली बैक्टीरिया झीलों के लिए एक नया खतरा बनता नजर आ रहा है, जो कि अब आप फोटो देख रहे होगे, आपको हरी दिख रही है। और विक्टोरिया झील के पानी का जो रंग है वो हरा कर रहे हैं। हाल ही में विक्टोरिया का प्रभाव विक्टोरिया झील पर देखा गया है। बैक्टीरिया का प्रभाव विक्टोरिया झील पर देखा गया। एक से नाम है तो कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है, सॉरी। अगर हम बात करें जो बैक्टीरिया का प्रभाव है, इन बैक्टीरिया का प्रभाव सबसे ज्यादा भी हाल ही में विक्टोरिया झील पर देखा गया है। और विक्टोरिया झील का जो रंग है वो हरा देखने को आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इसकी बात करें, साइनो बैक्टीरिया के कारण। जिसके साइनो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हैं आपके, उनके कारण विक्टोरिया झील का रंग हरा हो गया है। समझते हैं विक्टोरिया झील का हरा रंग होने का कारण क्या है। तो झीलों का जो रंग है वो साइनो HABS है ना, साइनो नामक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण यह हरा हो रहा है। अब साइनो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, अब आप ये देख लो, मैंने फोटो भी लगाई है, फोटो समझ सकते हो। साइनो बैक्टीरिया हरे होते हैं और जहां पे पानी में जा रहे हैं और ये जहरीले हैं एक तरीके से, वहां पर ये क्या कर रहे हैं, हरा पानी कर रहे हैं। साइनो बैक्टीरिया की बात करें तो गर्म झीलों तालाबों में पनपते हैं और जिनमें उर्वरक खाद और सीवेज से जो प्राप्त नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व होते हैं वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विक्टोरिया झील के किनारे बढ़ती आबादी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण पोषक तत्वों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण साइनोबैक्टीरिया पनप रहे हैं और उस पनपने के कारण विक्टोरिया झील खतरे में आ चुकी है। मतलब एक तरीका से ये कह सकते हो कि यहाँ पर जहरीले बैक्टीरिया झीलों का एक नया खतरा बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा ये कृषि उद्योग शहरीकरण से मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं साइनो HAB उसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कृषि क्षेत्र में आज के समय में उर्वरक का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उर्वरक से उद्योग के क्षेत्र में आपको पता होगा कि नाइट्रोजन फास्फोरस का बहुत प्रयोग हो रहा है, उसके चलते शहरीकरण में भी आप देखोगे तो ये सब चीजें आपकी ज्यादा प्रयोग हो रही है। साइनो अगर बात करें विक्टोरिया झील के कई बेसिनों में पाए जाते हैं, लेकिन केन्या की जो उथली बेनाम की खाड़ी है वहां पर यह अत्यधिक केंद्रित है। झील के किनारे रहने वाले समुदाय पीने के पानी और घरेलू कार्यों के लिए खाड़ी पर निर्भर है और उन्हें यह साइनो HAB विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का जोखिम बना हुआ है। अब सीधी सी बात है कि मान लो ये आपकी विक्टोरिया झील है, अब ये कोई ना कोई यहाँ पर देश लगे होंगे और कुछ देशों के कुछ ऐसे समुदाय होंगे जो इनके आसपास ही रहते होंगे और वो जो आसपास रहते हैं वो इन्हीं का पानी पिएंगे। अब ये जहरीला अगर पानी पिएंगे तो खतरा है कि नहीं है? तो भाई बहुत ज्यादा जोखिम का खतरा बना हो सकता है उन समुदाय के लिए जो इनके घरेलू कार्यों में पानी का प्रयोग करते हैं, पीने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर कोई उद्योग में यहाँ पर कृषि क्षेत्र में इसका पीने के लिए पानी का प्रयोग होता है। विक्टोरिया झील के बारे में समझे। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। इस झील की इस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ये भी ध्यान रखना है। विक्टोरिया झील क्षेत्रफल में, मतलब कि ये पूरे क्षेत्रफल फैली है, वो तीसरी नंबर पर है। प्रथम नंबर पर कौन सी है और द्वितीय नंबर, पहले नंबर पर आपकी कैस्पियन सागर है, दूसरे नंबर पर आपकी सुप्रिया झील है। कैस्पियन सागर की बात करें आपको भूमध्य सागर की आपके नॉर्थ में मिल जाएगी, और अगर सुप्रिया झील की बात करें तो आपके USA में। तो पहले नंबर पर कौन सी हो गई आपकी कैस्पियन सागर हो गई, ध्यान रखिएगा, पहले स्तर पर कैस्पियन सागर हो गई, दूसरे नंबर पर आपकी सुप्रिया झील हो गई। क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं, ये सब क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर आपकी विक्टोरिया झील हो गई। सुप्रिया झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है विक्टोरिया झील। विषुवत रेखा पर इस झील से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जो विक्टोरिया झील है, मान लो ये विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से बीचम बीच से आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री जो देशांतर आपकी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, वो इसी झील से होकर गुजरती है। झील के क्षेत्रफल में 3 देश विभाजित है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। मान लो अगर ये झील है, इस झील के आसपास में आपको 3 देश मिल जाते हैं, तंजानिया, युगांडा और केनिया।
आपका अगर हम बात करें झील का उद्गम स्रोत व्हाइट नील, नील का उद्गम स्रोत है। महत्व की बात किया, विक्टोरिया झील अपने उच्चतम स्तर के अद्वितीय जैव विविधता के लिए जानी जाती है। तो मतलब कि विक्टोरिया झील में जैव विविधता जो है वो बहुत हाई उच्च स्तर पर पाई जाती है। झील का बेसिन मत्स्य पालन, जंगल आदि भूमियों शायद विशाल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और स्थानीय समुदाय को भोजन और स्वास्थ्य पानी, उन्हें आजीविका प्रदान करने में जो विक्टोरिया झील है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप जो इतनी पूरी समझ पाई हो, ये पूरी व्याख्या आप इतना समझ पाई हो कि विक्टोरिया झील को हल्के में नहीं लेना है। विक्टोरिया झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो समुदाय के लिए हो चाहे वो लोगों के लिए हो। समुदाय में लोग ही आते हैं ना, तो ये समुदाय के लिए या कृषि के लिए या उद्योग के लिए विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ये चर्चा में बनी हुई है। चलिए हमारा नेक्स्ट है अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति अभी आपको पता होगा है ना, डोनाल्ड ट्रंप सर बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप जी बने हैं, उन्होंने गोल्ड कार्ड वीजा को जारी किया है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह एक नया गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम करने की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीजा के तहत क्या होगा, जो अमीर विदेशी निवेशक हैं उनको 5 मिलियन लगभग 43.5 करोड़ का निवेश करके तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो आप इतनी सी बात में ही ये समझ पाओगे अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है रुपया, मतलब कि अगर हम भारत में बात करें रुपया, और वो क्या चाहता है डॉलर। क्यों, अब उसके पास खत्म हो रहा होगा तभी चाहता है, क्या वजह है अभी आगे बात कर लेंगे। तो अब वीजा जो गोल्ड कार्ड वीजा उसके तहत क्या है, अगर कोई भी नागरिक निवेशक है 5 मिलियन लगभग अगर आप 44 करोड़ रुपए का अगर निवेश होता है वहां पर, तो वह तत्काल नागरिकता प्राप्त कर सकता है यूएसए की। इसलिए एक गोल्ड कार्ड वीजा के कार्यक्रम को शुरुआत किया गया, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। अब गोल्ड कार्ड वीजा और ट्रम्प की मंशा क्या है इसको समझते हैं। 35 साल पुराने EB-5 वीजा की जगह $1 मिलियन निवेश करने पर 5 से 7 साल में नागरिकता मिलती थी। एक आपको अमेरिका में एक वीजा चलता है EB-5 वीजा। अगर आप EB-5 वीजा अगर लेते हो तो आपको $1 मिलियन अगर डॉलर का निवेश करते हो अमेरिका में, तो आपको 5 से 7 साल के बीच में नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ट्रंप का दावा यह है कि 1 मिलियन जो है वो गोल्ड कार्ड बेचने से 5 ट्रिलियन का राजस्व मिलेगा और अमेरिका का कर्ज जो है वो कम होगा। मतलब अमेरिका भी कर्ज में है ना, भारत ही कर्ज में नहीं है, अमेरिका भी कर्ज में है, इतना तो समझ गए। अब ये जो गोल्ड कार्ड वीजा भाई साहब ने जारी किया, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि भैया अगर आप 5 बिलियन, क्या कहा जा रहा है, 5 मिलियन अगर आप डॉलर को निवेश करते हो यूएसए में, तो आपको क्या है तत्काल नागरिकता मिल जाएगी। ये इसमें ये कहा गया है। तो सीधी सी बात है, एक तरीके से फंड जुटाने का काम है, मतलब कि इनडायरेक्टली, चाहे कान सीधा पकड़ो चाहे कान घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है। तो सीधी सी बात ये है, E-151 वीजा में 1 मिलियन अगर आप निवेश करते थे, 5 से 7 साल में नागरिकता मिलती थी, तो उसमें आपको कम निवेश में कम रुपए मिलता था। लेकिन भैया इन्होंने एक कार्ड जारी किया जिसको अमेरिका की नागरिकता लेनी है, 5 मिलियन का निवेश करो और वहां पर तत्काल नागरिकता ले लो। इसके तहत क्या होगा, अमेरिका में निवेश बढ़ेगा, जिससे कई सारी नई नौकरियां और आर्थिक विकास है वो अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में कोशिश करेगा। ये था। भारतीयों पर असर इस पर क्या पड़ेगा, तो भैया भारतीयों पर इस पर यह असर पड़ेगा, केवल सुपर रिच बिजनेस टाइकून की इस वीजा का खर्च उठा सकते हो। भाई आम नागरिक नहीं कर सकता, हम और आप नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि 44 करोड़ रुपए की बात हो रही है यहाँ पर, 1-2 रुपए की बात नहीं हो रही है ना, 1-2 लाख की भी नहीं हो रही है। केवल सुपर रिच जो बिजनेस टाइकून है वही वीजा का खर्च उठा सकते हैं, जिसमें IT स्टैम्प पेशेवरों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड जो वेटिंग लाइन है और वो लंबी हो सकती है। मतलब कि आपको सीधी सी बात है, अब ये जो कार्ड गोल्ड कार्ड वीजा जारी कर रहा है, इसको पहले प्राथमिकता प्रायोरिटी देंगे, और जो और भी कार्ड जैसे ग्रीन कार्ड वेटिंग कार्ड है, इसमें और ज्यादा वेटिंग लिस्ट बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भारतीयों पर असर देखने को मिलेगा। भारत में पहले से ग्रीन कार्ड के इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए चुनौती बनती नजर आएगी। अब आपको पता होगा भारत में बहुत सारे लोग ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, है ना, और भाई साहब ने अभी निकाल दिया गोल्ड कार्ड। कौन सा, गोल्ड कार्ड निकाल दिया। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको देंगे, गोल्ड कार्ड को देंगे, क्योंकि वहां पर निवेश को बढ़ावा देना है। और ग्रीन कार्ड वाले जो वेटिंग लिस्ट में है वो अभी वेटिंग लिस्ट में ही लगे रहेंगे। कहीं ना कहीं ये भारतीयों पर बुरा असर डालेगा, है ना। इसी तहत एक क्वेश्चन है, किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा घोषणा की है, अमेरिका, जापान, चीन और फ्रांस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, पेट्रिफिकेशन क्या है। अब भाई पेट्रिफिकेशन फोटो से अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे कोई टेंशन लेने, हम आपको बताने वाले हैं। पेट्रिफिकेशन की बात करें तो भूवैज्ञानिकों और वन अधिकारियों ने हाल ही में झारखंड में, कहां पर, झारखंड के पाकुर जिले के बरमसिया गांव के पास में राजमहल की पहाड़ी में एक दुर्लभ अच्छी तरह से संरचित पेट्रिफाइड जीवाश्म की खोज की है। ये आप देख सकते हो, इस जीवाश्म की खोज की गई है झारखंड की राजमहल पहाड़ियों की एक दुर्लभ और बहुत अच्छी तरीके से
अनिश्चित थी। पेट्रिफिकेशन के बारे में, पेट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो पेट्रोस का मतलब होता है पत्थर। जो पेट्रा है, पेट्रिका, पेट्रोस का मतलब होता है पत्थर। तब होता है जब कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और जीवाश्म जो होते हैं पत्थर में बदल जाते हैं, उनको कहते हैं पेट्रिफिकेशन। समझ पाए होगे कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं जब पूरी तरह से खनिजों में बदल जाएं और जीवाश्म जो है पत्थर का स्वरूप धारण कर लें, तब उसको हम पेट्रिफिकेशन कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे, जब वह पत्थर का स्वरूप धारण कर लें तब उसको पेट्रिफिकेशन कहेंगे। आमतौर पर उत्तकों के छिद्रों, अंतर और अंतःकोश के स्थानों खनिजों में जो भरकर फिर कार्बनिक पदार्थ घोलकर खनिजों में प्रतिस्थापित करके यह प्राप्त होता है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, लेकिन आपको तो सिर्फ इतनी सी बात समझनी है एग्जाम के पर्पज से। पेट्रिफिकेशन कहां पर अभी पाया गया है? तो आपके राजमहल पहाड़ी झारखंड में मिला है। सबसे बड़ी बात ये कैसे होता है? तो जो आपके कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से खनिजों में परिवर्तित हो जाए और खनिज जो है आपके जीवाश्म पत्थर में बदल जाए, उसी को हम पेट्रिफिकेशन कहते हैं। एक लाइन में सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी। इस विधि में हर विवरण में मूल उत्तक को पुनः पेश करती है। इस तरह जीवाश्मीकरण कठोर एवं नरम दोनों युक्तों से हो जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है पेट्रिफिकेशन में क्या होगा? जीवाश्म कठोर हो जाएंगे और नरम दोनों उत्तकों में हो जाते हैं। आमतौर पर यह तब बनता है जब सामग्री तलछट के नीचे दबी होती है। अब सीधी सी बात है, जब इस पर दबाव पड़ेगा तभी वह पत्थर का स्वरूप लेगा और लंबे समय तक खनिज जो है पानी के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर हो गए तो सीधी सी बात है वहां पानी भी होगा, और जब पानी होगा तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं जब दबाव भी है पानी भी है तो क्या कठोर होते जाएंगे। इसी प्रक्रिया के जीवाश्मीकरण के रूप शामिल है और आश्चर्यजनक और खूबसूरती से जीवाश्म अनिश्चितों को पीछे छोड़ देती है। कई तरीके से पीछे भी छोड़ा है। जीवाश्मीकरण के कई सारे उदाहरण है। पेट्रिफाइड लकड़ी, ठीक है। तो आज यहाँ पर हमने जो 5 करंट अफेयर्स की बात की है, उम्मीद है आपको सारी करंट अफेयर्स पसंद आएंगे। तो आप लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया। आप लोग चैनल पे जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सीरीज डेली आ रही है, बहुत सारी वीकली करंट अफेयर्स आती है, मंथली करंट अफेयर्स आती है, डेली करंट अफेयर्स आती है, और साथ में हम लोग यूपी पीएससी के लिए, यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो आपका एग्जाम 12 अक्टूबर है, उसके लिए सीरीज स्टार्ट की है सारे सब्जेक्ट को कवर कराने की। तो आप जाके एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आज वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।